दोस्तों, आज की कहानी है तिरस्कार। आज पूरे 12 साल बाद आखिर आराध्या की सब्र का बांध टूट ही गया। वो अपने नवजात बच्चे को गोद में उठाकर अपना घर छोड़कर निकलने को मजबूर हो गई। घर से सीधे बस स्टैंड जाकर उसने अपने मायके के शहर का टिकट लिया और रोडवेज में चढ़ गई। गुस्से के मारे उसका शरीर उसके बस में नहीं था। बेटे अनमोल को सीट पर लटाकर खुद खिड़की से टिक कर बैठ गई। रोडवेज जा रही लखनऊ छोड़कर आगे बढ़ी। कुछ घंटे से रुका हुआ उसका आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वह अपनी हथेलियों से मुंह छुपाकर रो पड़ी। आसपास के बैठे यात्री की चुगल भरी निगाहों का एहसास होते ही उसने अपने आप को संभाला और आंसू पोंछकर खुद को संभालने लगी, कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में वह ऊपर से जो सहज हो गई, पर भीतर का भयंकर तूफान उमड़ता रहा। इतना आसान नहीं होता किसी औरत के लिए अपना बसा बसाया घर संसार अपने ही हाथों से बिखरा देना। पर जब अपने ही संसार में सांस लेना मुश्किल हो जाए, खुले हवा में सांस लेने के लिए, बाहर निकालने के लिए अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता। रह रहकर आराध्या की आंखें गीली होती जा रही थी। सब कुछ भूलना और नई जिंदगी की शुरुआत कर पाना दोनों ही बहुत मुश्किल थी। पर सर्वेश के साथ एक पल भर भी जीना उसके बस की बात नहीं रही। बस पूरी गति से चल ही जा रही थी और उसी गति से आराध्या के विचार भी चल रहे थे। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं था। उसने इस तरह सोच रही, पता नहीं मायके में सबकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। शादी के बाद अपने पति का घर छोड़कर मायके में लड़की कितने दिन इज्जत से रह पाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अपना तो कुछ नहीं, पर अनमोल की उज्जवल भविष्य के लिए उसे जल्दी से जल्दी अपना जीवन व्यवस्थित करना पड़ेगा और अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आराध्या सोच रही थी कि सब कुछ जानने के बाद शुरू के कुछ दिन तो सबका रवैया सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक रहेगा, पर धीरे धीरे वह सब एक दिन बोझ बन जाएगी। वहाँ लोग उसको समझे इससे पहले कि उसे अपने पैरों पर हर हाल में खड़ा हो जाना होगा और अपना एक किराए का घर लेकर अलग रहने का इंतजाम करना होगा। नौकरी और पैरों पर खड़े होने के बाद दिमाग में आते ही आराध्या का ध्यान फिर से सर्वेश की तरफ चला गया। शादी से पहले अच्छी नौकरी कर रही थी आराध्या, पर सर्वेश की ही वजह से वह उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। आराध्या देखने और बात व्यवहार में दोनों में ही सर्वेश से कहीं ज़्यादा अच्छी थी और इसी वजह से ऑफिस से लेकर घर तक हर जगह उसकी तारीफ हुआ करती थी। शुरू में तो इसका कोई खास असर ही पड़ रहा था सर्विस पर, लेकिन शादी के 5 साल के अंदर ही आराध्या को 2 प्रमोशन मिल गए और सर्वेश को एक भी नहीं 2-2 प्रमोशन। धीरे धीरे सर्वेश के मन में हीन भावना बढ़ती चली गई। वह उससे इतना जलने लगा कि आए दिन एक एक बहाने करके लड़ाई करता रहा और उसे अलग अलग बहाने से घर में क्लेश करना शुरू कर दिया। उसका एक ही समाधान वह निकालता था कि आराध्या तुम नौकरी छोड़ दो। घर की सुख शांति के नाम पर आराध्या ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसे हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। उसे लगा कि सर्वेश अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सर्वेश की याद आते ही आराध्या फिर से सहज होने लगी। उसके द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना आराध्या के विचारों को मारने लगी। आराध्या सोचने लगी, मैं और कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। घर परिवार की सुख शांति के नाम पर आखिर कोई औरत कब तक अपमान और तिरस्कार के घूंट पीती रह सकती है। सामने वाला किसी को हर पल एहसास ऐसा दिलाता रहे कि हमारे जीवन में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तो क्या साथ रहना आत्मसम्मान को चोट
नहीं पहुंचता है, मानसिक प्रताड़ना हो। और आखिर कब तक मैं सुख शांति और मान मर्यादा के नाम पर सहती और चुप रहती कि कम से कम मेरी छुट्टी से मेरी गृहस्थी तो बची रहेगी, घर का कलह क्लेश तो नहीं रहेगा। सर्वेश को किसी भी की परवाह नहीं थी, लोग क्या कहे, उसकी दुनिया तो उसे शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। अपने आप को किसी अहिंसा से कम नहीं समझता था। आराध्या को अतीत जैसे तैसे को याद आता जा रहा था। उसे खुद पर आश्चर्य होता जा रहा था कि आखिर इतना बर्दाश्त करती रही। उसे लगने लगा कि कई तरह पति के अत्याचार बर्दाश्त करते रहना पतियों की आदत में ही शुमार होता है। और तू एक तब का ऐसे होता है जो पति के लात घुसे खाता है। ऐसी औरतें बिरादरी के सामने पति को गालियां देती हैं, लेकिन सब भूलकर दूसरे दिन पति के साथ हंसती खिलखिलाती नजर आती हैं। दूसरा तबका वह होता है जो पति की एक भी बर्दाश्त नहीं करती। ऐसी औरत रातों रात पति के अस्तित्व को ठोकर मारकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लेती हैं। और क्योंकि वहाँ दोनों तबके की औरतें खुश रहती हैं, सबसे अधिक मजबूर होती हैं संतुलित परिवारों की महिलाएं, जो ना तो इतनी सक्षम होती है इतनी रातों रात पति से अलग होकर एक अलग दुनिया बसा सके, और ना ही इतनी आत्मसम्मान विहीन कि पति की जातियों को रात गई बात गई कि तर्ज पर भुला सके। वह तो बस रहती है और चुपचाप सहती है, कभी पड़ोसियों के कानों तक बात ना पहुँचे यह सोचकर, तो कभी बच्चों पर बुरा असर ना पड़े यह सोचकर, कभी उन्हें यह बस सताता है कि अगर वह पति का घर छोड़कर मायके चली गई तो उनकी छोटी बहनों के विवाह में दिक्कत हो जाएगी। तो कभी वह डर सताता है कि उसके माता पिता इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त ना कर सके, तो पढ़ी लिखी आराध्या भी सुख शांति, मायके की इज्जत, छोटी बहनों के भविष्य के बारे में सोच सोचकर वर्षों तक सर्वेश की ज्यादतियों का बर्दाश्त करती रही और अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी चुप रही। पर अब सब कुछ आसानी हो गया था। आराध्या को लगने लगा कि वह अब नहीं बर्दाश्त कर पाएगी और अंततः उसे अपना घर छोड़ने जैसे कदम उठाना पड़ गया। अपना अपमान और तिरस्कार तो आराध्या कैसे बर्दाश्त कर सकती, पर अनमोल के साथ भी सर्वेश का वही रवैया उसे बर्दाश्त ना हो पाया। कुछ दिन पहले की बात है, अनमोल की तबीयत खराब होने पर सर्वेश का जो व्यवहार था उसे देखकर भविष्य में सर्वेश के सुधरने की जो एक छोटी सी उम्मीद थी वह भी जाती रही। उसने सुना था कि बच्चा होने के बाद पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, क्योंकि बच्चा दोनों को आपस में जोड़ देता है। इसी उम्मीद पर उसने 10 वर्ष तक स्वयं को रखा कि शायद पिता बनने के बाद सर्वेश के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। शादी के 10 साल बाद इतनी मुश्किल से हुई बेटे से भी सर्वेश का लगाव नहीं झलकता था। अनमोल के प्रति सर्वेश का उस दिन का रवैया सोचकर आज भी आराध्या की आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन सुबह जब आराध्या ने बच्चे को गोद में उठाया तो उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर कुछ गर्म है। थर्मामीटर लगाया तो 102 डिग्री बुखार था। जनवरी का महीना था और वह मौसम बारिश से गला देने वाली ठंड पड़ रही थी। ऐसे में ऑटो रिक्शा में अनमोल को डॉक्टर के पास ले कर जाना आराध्या को ठीक नहीं लगा। पता उसने ऑफिस को फोन करके सर्वेश को आने को कहा तो उसने थोड़ी देर में आने के लिए कहा। आराध्या इंतजार करती रही, पर शाम तक सर्वेश आया और ना ही बीच में उसका फोन आया। अनमोल को बुखार बढ़ता गया और शाम होते होते उसे लूज मोशन के साथ साथ उल्टियाँ भी होने लगी। घबरा कर उसने दोबारा फोन किया तो उसने
बताया कि वह अपने बॉस के यहाँ बर्थडे पार्टी में है। यह सुनकर उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिसके बेटे को बुखार हो, जो बेटा बुखार में तप रहा हो, उसे डॉक्टर के दिखाने के बजाय बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहा हो। बाहर का मौसम और अनमोल की हालत देखते हुए आराध्या के हाथ पैर ठंडे हो गए और उसकी आंखों से बेबसी के आंसू निकल पड़े। उसने किसी तरह खुद को संभाला और पड़ोस में रहने वाली एक सहेली को फोन करके उससे मदद मांगी। संयोग से उसके पति ऑफिस से आ चुके थे। वह अपनी गाड़ी से अनमोल और आराध्या को डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ डॉक्टर ने अनमोल की हालत देखकर आराध्या को खूब डांट लगाई। घर पर रख कर उसकी हालत इतनी बिगाड़ दी। अनमोल को लेकर जब आराध्या घर पहुंची तो घर के बाहर सर्वेश को खड़ा पाया। हड़बड़ी में ताला लगाकर आराध्या चाबी पड़ोस में देना भूल गई थी। आराध्या को देखते ही सर्वेश उस पर बरस पड़ा। चाबी देकर नहीं जा सकती थी। घंटे भर से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ मैं। हालांकि सर्वेश का व्यवहार अमानवीय व्यवहार आराधना के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं था, फिर भी साथ में खड़ी सहेली और उसके पति की वजह से आराध्या का चेहरा अपमान से लाल हो गया और लेकिन उसने कहा, अनमोल की हालत देखकर मैं इतनी घबरा गई कि पड़ोसन को चाबी देना भूल गई। बुखार ही तो था, कोई मर तो नहीं रहा था जो सुना रही हो। अनमोल की हालत बिगड़ रही थी। कहते हुए उसने आराध्या के हाथ से चाबी ली और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। बाहर खड़ी आराध्या की सहेली और उसके पति को धन्यवाद के शब्द कहना तो दूर, उनकी ओर नजर उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं उठाई। उसने अपमान से लाल हुई आराध्या मुंह से कुछ ना कह सकी, बस हाथ जोड़कर अपनी डबडबाई आंखों से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर दी। सर्विस की अमानवीय व्यवहार को देखकर सुमित्रा जी और रामप्रसाद जी आश्चर्यचकित हुए। दोनों आराध्या को आंखों से ही हौसला बढ़ाते हुए वहां से चले गए। आराध्या अंदर जाने के मूड में थी कि सर्विस का अगला शब्द निकला, यारों के साथ ही जाना था तो मुझे फोन करने का नाटक करने की क्या जरूरत थी। उस समय आराध्या का मन किया था कि पास पड़ा गुलदस्ता उठाकर सर्विस की सर पर दे मारे, पर अनमोल की नहीं। और तुम जैसा गंदी सोच वाला इंसान इससे ज्यादा और सोच भी क्या सकता है। रोते हुए स्वयं को अनमोल के साथ कमरे में बंद कर लिया। उस रात आराध्या बहुत आहत हुई थी। ऐसा नहीं था कि सर्वेश ने पहली बार उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया था, पर इस बार बात केवल अनमोल के प्रति कहे गए शब्द बुखार ही तो है, मर थोड़ी रहा था, ऐसे शब्द पड़ोसियों का अपमान, पड़ोसियों के सामने उसकी बेइज्जती और फिर उसके चरित्र पर दाग लगाना, सब कुछ एक साथ मिलकर उसके भविष्य में कुछ हलचल पैदा कर रहा था और सबको तार तार कर रहा था। इस तरह का व्यवहार करना इंसान के कायरता की पहली निशानी होती है। कायर इंसान ही अपनी गलती को छुपाने के लिए अनायास दूसरों पर चिढ़ते और चिल्लाते हैं। वे समझते हैं कि चिढ़ने और चिल्लाने पर, अपनी गलती दूसरों पर थोप देने पर सबके सामने निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे और ये सही सोचते हैं। उनके ऐसे व्यवहार से दूसरों के मन पर क्या बीतेगा। मैं दूसरों के लिए नफरत किया है और कुछ उत्पन्न नहीं होता। सर्वेश ने भी वही किया। उसको ठेस पहुंचाने के लिए उसने आराध्या को कोई ना कोई बहाना बनाकर आराध्या कुछ ना कर सके, इससे बचने के लिए उसने पहले ही आराध्या पर आरोपों की छड़ी लगाकर खुद की गलती छुपाने सूक्ष्म कोशिश की। सर्वेश की बातों से आहत आराध्या व
सारी रात रोते रोते ही गुजार दी। भूलना आसान नहीं था, फिर भी दूसरे दिन सुबह से आराध्या ने सब कुछ भूलकर सामान्य रूप से दिनचर्या शुरू कर दी, क्योंकि उसे अपने मान सम्मान से ज़्यादा अनमोल की चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे अनमोल की कोमल हृदय, उसके माता पिता की आपसी तकरार का बुरा असर पड़े। जिस तरह गाड़ी का एक एक पहिया पंचर हो जाए तो सही तरीके से चल तो नहीं सकती, फिर भी कभी सभी कुछ दूर तक घसीट कर ले जाया जा सकता है। इस तरह आराध्या को लगने लगा था कि जहाँ तक भी हो सके अपनी जिंदगी की गाड़ी को घसीटने के लिए पूरी कोशिश में थी। मन में खुशहाल जिंदगी का सपना सच होने की एक उम्मीद अचानक जाग गई, जब एक दिन ऑफिस में के बड़े अच्छे मूड में आकर सर्वेश ने आराध्या से कहा कि ऑफिस में लगातार 3 दिनों की छुट्टी पड़ रही थी। 2 दिन के फैमिली टूर का प्रोग्राम ऑफिस से बनाया गया है, तुम तैयारी कर लो, शुक्रवार की शाम को चलना है। सुनकर आराध्या को अच्छा लगा। वह सोचने लगी कि ऐसे कार्यक्रमों में थोड़ा मूड भी बदलेगा और दूसरे पतियों को देखकर शायद सर्वेश के व्यवहार में भी उसे सुधार भी हो, और कुछ सुधार हुआ तो होता जो तो भला आज आराध्या अपने हाथों से अपनी जिंदगी बिखेर कर क्यों निकल पड़ती। शुक्रवार को निश्चित समय से पहले ही आराध्या पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। घर से निकलने से पहले जब उसने अनमोल को गोद में उठाया तो उसने देखा कि अनमोल लैट्रिन कर दिया था। बस 2 मिनट में जाने को कहा और अनमोल को लेकर बाथरूम की ओर चल पड़ी। इसको और कुछ आता भी नहीं है, बस लैट्रिन साफ करना ही आता है। बाथरूम की ओर जाती आराध्या ने सर्वेश द्वारा कहे शब्द पड़ा तो दिल किया कि पलटकर करारा जवाब दे, पर अच्छा खासा माहौल खराब नहीं करना चाहती थी और चुप रही। उसने फटाफट अनमोल को साफ किया और उसकी नैपकिन को कागज में लपेटकर बैग में डाल दिया। अनमोल को पैंट पहनाते हुए तो 2 मिनट से कम ही हुआ था कि बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बाहर ना तो ऑटो था और ना ही सर्वेश का। आराध्या का सूटकेस गेट के पास पड़ा हुआ था। सर्वेश आराध्या को छोड़कर चला गया था। इस आंसर से आराध्या का मुख खुला का खुला रह गया। सर्वेश ऐसा भी कर सकता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था। अपनी तसल्ली के लिए उसने इधर उधर देखा भी, पर उसका क्या फायदा था। उसकी आंखें अपमान आक्रोश के निश्चित मिश्रित राशियों से झिलमिलाने लगी। एक ऐसा आक्रोश वह चौंक कर व्यक्त कर सकती ही थी ना चिल्लाकर। अपमान की ऐसी अद्भुत जो पल भर में भी पूरा शरीर चल गई, विवेक शून्य हो गया। आराध्या दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसकी सहेली लता को उसके प्रोग्राम की जानकारी थी और वह उसे बाय करने के मकसद से अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने सब कुछ देखा तो सोच में डूब गई कि ऐसे इंसान के साथ आखिर आराध्या कैसे जीवन बिता रही है। आराध्या की दशा वह अच्छी तरह से समझ रही थी। लता उसका मन बहलाने के लिए इसे अपने घर में चाय पीने के लिए बुला लिया। उस दिन लता के सामने आराध्या अपने को रोक ना सकी और रो रो कर अपनी सारी पीड़ा सुना दी। उसने कहा कि लता, मैं आज अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, सर्वेश एक कर्तव्य मोड़ आदमी है। वह आदमी जिम्मेदारियों से हमेशा मुँह छुपाता रहता और मैं या कोई और उसे कुछ कहे इससे पहले कि वह मुझ पर आरोप लगा देता है और माहौल इतना खराब कर देता है। मैं उसकी इस कमजोरी को समझ चुकी हूँ और उसे आधार पर खुद को जीना शुरू कर दिया था। तो अब उसके अंदर हीन भावना ने मेरा जीवन जीना हराम कर दिया। मेरा किया
कोई अच्छा काम भी किसी के द्वारा की गई तारीफों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जगह जगह पर मुझे अपमानित कर आत्मसंतुष्टि महसूस करता। मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही है। डर लगता है मैं कहीं कुछ ना कर बैठूं। मेरी सहन शक्ति को सर्विस बेरी कमजोरी मान बैठा है और दिन बाद दिन मेरा जीना हराम किए जा रहा है। लता ने आराध्या को बड़े प्यार से समझाया कि घर की सुख शांति बनाए रखना और अनमोल के परवरिश की दोनों की जिम्मेदारी उसकी ही है। इस पर छोड़ देना या कुछ कर बैठना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। वह थोड़ा सब्र करे और किसी दिन अच्छे समय देकर सर्वेश से बात करे और उसे बताए कि उसके इस तरह व्यवहार से न केवल उसकी गृहस्थी पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि अनमोल का कोमल मन भी प्रभावित हो रहा है। सर्वेश ने अपने साथ जो किया था उसका दिल नफरत से भरता जा रहा था, पर लता की कही बात उसे सोचकर उसने एक बार सर्वेश से बात करके सब कुछ ठीक करने की एक और कोशिश करने का निश्चय किया। और सर्वेश के वापस आने के कुछ दिन ही बाद उसकी शादी की सालगिरह पड़ी। कभी आराध्या ने तय किया कि उस दिन सर्वेश से बात करके उपहार के बदले उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने का वादा कराऊंगी। उसने दूसरे दिन रोज की अपेक्षा जल्दी उठी। सर्वेश और अनमोल के जागने से पहले ही घर का सारा काम कर यह सोचकर निपटा लिया कि आराम से बैठकर सर्वेश अपनी समस्याओं का चर्चा करेगी। उसने चाय बनाई और सर्वेश को उठाया। वह मन ही मन सोच रही थी कि किन शब्दों से सर्वेश को शादी की सालगिरह का मुबारकबाद दूं। तभी सर्वेश उससे अखबार मांग ले बैठा। अखबार तो अभी नहीं आया है, थोड़ी देर में आएगा। आराध्या की इतनी कहते ही सर्वेश ने चाय का कप दीवार पर दे मारा। कितनी बार कहा है कि पेपर वाले को कहो कि पेपर जल्दी दे दिया करे, पेपर नहीं आया है। तू क्या अपना थोबड़ा दिखाने के लिए उठाकर यहाँ बैठा दिया? मुझे बधाई देने और अपनी समस्या पर विचार करने के लिए हफ्ता भर का सोचा हुआ सब धरा का धरा रह गया। आक्रोश में भरी आराध्या ने इस समय अपना और अनमोल के कपड़े सूटकेस में डाले और रोती हुई अनमोल को गोद में उठाकर घर से निकल गई। अपने दुखद अतीत को पीछा छोड़कर घर से निकल आई। आराध्या रह रहकर अपने उठाए गए कदम और भविष्य को लेकर रोती जा रही थी। पर जब वह पिछले 12 वर्षों तक पाया तिरस्कार और अपमान याद करती थी तो उसे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं होता था। उसने मुझे जो मानसिक प्रताड़ना दी है उसकी सजा क्या मैं उसे दे सकूंगी? शायद पत्नी और बेटे अनमोल के बिना उसके जीवन में आया खालीपन ही उसके लिए सजा होगा। अपने पैरों पर खड़े होकर अपना अनमोल का भविष्य संवार पाने की आशा में मुझे अपना सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। अनमोल के माथे पर हाथ रखकर वह सोचते सोचते आंखें बंद कर ली। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।